प्रियंका, कैसे आपको पता चला कि भाजपा के एंकर्स ने बॉयकॉट किया और ये कहा है कि हम लोग आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे? वो घटना नहीं हुई थी बिहार में जो गाली वाली हाँ, दी गाली गई थी, लेकिन क्या इस बात का कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से जो भाषा मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए इस्तेमाल की, सोनिया गांधी भी तो राहुल जी की माँ है, अगर आपकी माँ देश की माँ तो उनकी माँ भी तो देश की माँ। ये सिर्फ भाजपा प्रवक्ताओं का हाल नहीं है, जैसा आपने कहा एंकर्स का भी। मुझे तो कई एंकर्स खुल करके बोले कि अगर वो डिबेट में बैठेंगी तो हम नहीं आएंगे। उनको दिक्कत है कि जब मैं सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाती हूँ और अपने आप को असर्ट करती हूँ, बहुत दिक्कत। उसके बाद अगर मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे नेता को, लालू जी को डिह्यूमनाइज करते हैं, जानवर बोलते हैं कि चारा खाना मतलब जानवर खाते हैं ना, आप डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। तेजस्वी जी के लिए गंदी भाषा, अखिलेश जी के लिए गंदी भाषा, मुलायम जी, मायावती जी को तो पूरी कासिस टिप्पणी भरी रहती है। तो मैं अगर उसका मुकाबला नहीं करूंगी, उसका मेरा वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे समाज को गाली पड़ रही है, मेरे नेता को गाली पड़ी और मैं चुप रह जाऊं, तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि धब्बा है मेरे ऊपर। जातिवाद वो होता है कि आप अपने जातियों के लिंक से एक जगह पहुंच जाते हैं और दूसरों को वहां पहुंचने नहीं देते जो डिजर्विंग। ऑन एयर एक प्रवक्ता मुझे बोले ये डिबेट में बैठेगी तो मैं नहीं बैठूंगा। भाजपा के प्रवक्ता पढ़ लिख के नहीं आते, कुछ पर्ची थमा दी जाती है, वो पर्ची रट्टू तोता के जैसे पढ़ करके बोलते हैं, पर जैसे हम कुछ बात करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तुरंत फंस जाते हैं, तो तिल मिला के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अंत में क्या करते हैं, हमें क्या करेंगे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। डीयू के एक प्रोफेसर सामने से बोले 2 टके का, प्रोफेसर है बिल्कुल वो, और वो उनकी भाषा हो सकती है क्या? एक दिन मैं एबीपी न्यूज पर देख रहा था, एक एंकर साहब एकदम भिड़ी हुई थी। और क्यों वैसी स्थिति आई? पहला ही सेंटेंस उनका था कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवाद में यकीन नहीं रखती। फिर कहती है कि मेरा सरनेम त्रिपाठी और मैं इसको बहुत गौरवान्वित हूँ। सरनेम पे गौरवान्वित होने जैसा कोई बात है क्या? जो भी टाइटल आपको मिला, उपनाम मिला, जो जाति आपको मिली, आपने कमाई नहीं थी, यू वर एक्सीडेंटली बोर्न इनटू इट। आप जब उस उपनाम को लेकर के आगे घूमेंगी ना, उससे जातिवाद होगा, आपके लिंक के लोग आपको खींचेंगे आगे। लेकिन अगर हमारा उपनाम हमारे साथ होगा, हमको सिर्फ शोषण ही झेलना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, साबरमती जगह। आप समझ गए होंगे कि इस वक्त स्वतंत्र की टीम जेएनयू में है। तो जेएनयू में क्यों है, क्या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, यही जानने के लिए आइए चलते हैं। यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। हम आपको बताएंगे कि आज हम किस मकसद के तहत यहाँ पर आए हैं और आपको क्या बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव बैठे हुए। विक्रांत भाई, आज स्वतंत्र की टीम जेएनयू किस लिए, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये तो बड़ा? आज हम जेएनयू आए हैं हैदर साहब मिलने के लिए प्रियंका भारती से। और प्रियंका आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता तो है ही, यहाँ पे स्टूडेंट हैं और हमसे आधी उम्र की हैं। और हम लोगों को तर्कों में अभी परास्त कर देगी प्रियंका। आप सवाल पूछिएगा और जवाब से हाजिर है। लेकिन प्रियंका जेएनयू की स्टूडेंट है और बड़ी मजबूती के साथ बहुत ही मजबूत तर्क अपने रखती रही है अपनी पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, बहुजन समाज के लिए। और पिछले दिनों अब खबर ये आई है कि बीजेपी इस तरीके से परेशान हो गई है इनके तर्कों से। आपने आमतौर पर देखा होगा डिबेट पर कि प्रियंका के साथ कई बार झगड़ा हुआ, एंकर्स का भी झगड़ा हो गया, प्रवक्ताओं को तो छोड़ दीजिए। अब बीजेपी प्रवक्ता धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रियंका भारती और कंचना यादव अगर रहेंगी प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से तो डिबेट में नहीं आएंगे। तो हमने सोचा आज प्रियंका से पूछा जाए, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम टीवी चैनल तो इन्हें कह रहे हैं कि बॉयकॉट करेंगे, तो हम लोग बात कर लेते हैं छोटे चैनल। अरे प्रियंका, ये क्या गजब कर दिया भाई, अब चैनल वाले ही नाराज कर दिया आपने सबको। देखिए चैनल, ये सिर्फ भाजपा प्रवक्ताओं का हाल नहीं है, जैसा आपने कहा एंकर्स का भी। मुझे तो कई एंकर्स खुल करके बोले कि अगर वो डिबेट में बैठेंगी तो हम नहीं आएंगे, उनके साथ हम नहीं बैठ सकते चैनल पर। ये एंकर्स के बोले हैं, तो ये तो मीडिया हाउसेस एक तरफ हो गए। और जो भी एंकर्स हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रही हूँ, दे आर वेरी कास्टिस्ट इन अप्रोच। उनको दिक्कत है कि जब मैं सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाती हूँ और अपने आप को असर्ट करती हूँ, बहुत दिक्कत। पर जो भाजपा ने, देखिए आप पढ़ी लिखी हैं तो ये शब्दों को ना ऑडियंस को समझाते चाहिए। जो आपने कहा ना कास्टिज्म अप्रोच, इसका क्या मतलब आप कहना चाह रही हैं? जैसे कि होता है ना कि जैसे मैं, देखिए मैं खुद वंचित तबके से आती हूँ, मैं वहाँ पहली पीढ़ी हूँ जो वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उसके बाद अगर मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे नेता को, दलित वंचित तबके से आने वाले नेताओं को, जैसे लालू जी को डिह्यूमनाइज करते हैं, जानवर बोलते हैं कि चारा खाना मतलब जानवर खाते हैं ना, आप डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। तेजस्वी जी के लिए गंदी भाषा, अखिलेश जी के लिए गंदी भाषा, मुलायम जी, मायावती जी को तो पूरी कासिस टिप्पणी भरी रहती है। तो मैं अगर उसका मुकाबला नहीं करूंगी, उसको अपोज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नहीं बोलूंगी, तो मेरा वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। मैं मीठा बन करके, स्वीट बन करके मैं उनसे बना के क्या करूं? अगर मेरे समाज को गाली पड़ रही है, मेरे नेता को गाली पड़ी और मैं चुप
चुप रह जाऊं तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि धब्बा है मेरे ऊपर। तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ ना उसके लीडर को और ना हमारे समाज को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए। जब मैं जातिवाद की बात करती हूँ तो मुझे ही जातिवादी बोल दिया जाता है। जातिवाद वो होता है कि आप अपने जातियों के लिंक से एक जगह पहुंच जाते हैं और दूसरों को वहां पहुंचने नहीं देते जो डिजर्विंग है। तो हम तो सीधा सवाल ये उठाते हैं ना कि मीडिया जगत में हम डाइवर्सिटी क्यों नहीं देखते, पर एंकर्स तो विचलित हुए ही हुए, इनके भाजपा के प्रवक्ता भी विचलित हो गए। ऑन एयर एक प्रवक्ता मुझे बोले ये डिबेट में बैठेगी तो मैं नहीं बैठूंगा। एक इंस्टेंस और बताते हैं आपको, पुरानी घटना है, हो गया होगा हमको लगता है 4-5 महीना। उस पैनल में एक दलित तबके से व्यक्ति बैठे हुए थे जो कहते हैं ना कि एक विशिष्ट जानकार बना करके बुलाते हैं। मैं थी, एक और जो कांग्रेस से भी थी वो भी बहुजन समाज की महिला थी, और वहां पर बैठे भाजपा प्रवक्ता ने पता है आपको क्या बोला, इस पैनल के साथ मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा। इसका मतलब आपको क्या है कि बहुजन तबका अगर वहां पे बैठा हुआ है, ये दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले आप समाज में अनटचेबिलिटी करते थे, अब आप मीडिया में ऐसा है कि आप उनको दूर रखेंगे। आप लगता है कि आप उनसे, होता है ना कि आप उनको अछूत बता रहे हैं कि आप उनसे टच नहीं कर सकते, आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, ये वक्तव्य है। और मुझे लगता है कि ये जो इनका स्टेप है, सारिका पासवान दलित समुदाय से आती हैं, कंचना जी पिछड़े समुदाय से आती हैं, मैं पिछड़े समुदाय से आती हूँ, और ऊपर से तीनों महिलाएं। और आप महिलाओं को बैन करके क्या दिखाना चाहते हैं कि आपके भीतर घबराहट है, आप कास्टिस्ट तो हैं या पेट्रियार्कल भी हैं, क्योंकि आप इन महिलाओं को जब जवाब नहीं देने पाते तो अंदर का जो वो कहते हैं ना पितृसत्ता तो मर्द है, उसे कहीं तकलीफ होती है, वही धक्का लग रहा है उसको। तो मुझे लगता है कि ये सारे वजह है। और दूसरा कि भाजपा के प्रवक्ता पढ़ लिख के नहीं आते, कुछ पर्ची थमा दी जाती है, वो पर्ची रट्टू तोता के जैसे पढ़ करके बोलते हैं, पर जैसे हम कुछ बात करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तुरंत फंस जाते हैं, तो तिल मिला के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। जब कुछ कर, अरे इसका तो ये तर्क हो सकता है ना कि आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख के आइए और सबसे पहले अपना कास्टिस्ट प्रतिसत्तात्मक अप्रोच पीछे छोड़ के आइए, तभी आप महिलाओं के बराबर बैठ करके उनका आर्ग्यूमेंट भी कर पाएंगे। अंत में क्या करते हैं, हमें क्या करेंगे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। डीयू के एक प्रोफेसर सामने से बोले 2 टके का, प्रोफेसर है वो, और वो उनकी भाषा हो सकती है क्या? मतलब हमको नहीं लगता कि पढ़े लिखे कोई व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं था। तो आप इनको पढ़ाइए लिखाइए ना, थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट पर्ची फर्रा थमाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग पे इनके इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन विक्रांत मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, 2014 के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन मीडिया में आया कि पहले सत्ता से सवाल पूछे जाते थे, अब विपक्ष से पूछने लगे, और अब तक हमने देखा 11 सालों में विपक्ष में इस तरह के लोग नहीं आते थे कि जो उनको जवाब दे, काउंटर दें। तो प्रियंका एक आ रही, तो ये सबसे बड़ी परेशानी तो यहीं से उठने लगी। देखिए बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में ये समस्या ज़्यादा आ गई। और देखिए हमेशा से जो सरकारें होती हैं वो कुछ दबाव डालती थी, लेकिन मैंने तो खुद क्योंकि 25-26 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में गुजारे, देखिए दबाव रहता था, लेकिन इस तरीके का दबाव नहीं होता था कि आप खबरें पूरा डिसाइड, आपका न्यूज़ रूम का कल्चर डिसाइड होगा किसी खास तरीके से, ऐसा नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे सिस्टम बनता गया और आज जो है वो हमारे सामने। और हैदर साहब, कास्टिज्म की जो बात आपने पूछी ना, मैं 99-2000 बैच है मेरा, यही JNU के बराबर में IMC, यहीं से मैं पढ़ा, पत्रकारिता की शिक्षा ली। आप यकीन करेंगे, मुझसे एक प्रोफेसर ने पहले दिन कॉलेज में ये बोला था, IMC में ये बोला था, अरे अब यादव के लड़के भी पत्रकार बनेंगे। अब आप समझिए, मैं प्योर दिल्ली का आदमी, यहाँ पर कोई उस तरीके का सिस्टम ही नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ आकर के समझ में आया कि यादव बैकवर्ड होते हैं, जबकि इधर जो यादव है वो बहुत बाद में OBC में शामिल हुए और वो सब हुआ। कभी मुझे जीवन में OBC का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन ये सुनने को मिला। लेकिन बात आज चूंकि प्रियंका की कर रहे हैं, प्रियंका कैसे आपको पता चला कि भाजपा के एंकर्स ने बॉयकॉट किया और ये कहा है कि हम लोग आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे? देखिए मुझे तो पर्सनली ऑन एयर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये बैठेगी तो मैं नहीं बैठूंगा और हमारे बाकी प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड, जिन्होंने कहा वो कहते हैं ना उच्च तबके, कथित उच्च तबके की जाति से आते हैं, तो 2 मानसिकता काम करती है, एक तो पहले सामंती, दूसरी पितृसत्तात्मक। और हमें ये पता चला बाद में कि मीडिया हाउसेस को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है सुबह कि आप इन प्रवक्ताओं को ना लें। तो ये कब की बात है? ये हो गया मुझे लगता है 3 दिन, हाँ 3 दिन हुए हैं। और वो घटना नहीं हुई थी बिहार में जो गाली वाली दी गई थी, उसी दिन के बाद, क्योंकि रात में मैंने उस मुद्दे को बहुत फियर्सली उठाया कि हम तो इसको कंडेम करते हैं और करना भी चाहिए एक सभ्य समाज को जो हुआ,
लेकिन क्या इस बात का कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से जो भाषा मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए इस्तेमाल की, सोनिया गांधी भी तो राहुल जी की माँ है। अगर आपकी माँ देश की माँ तो उनकी माँ भी तो देश की माँ। आपकी माँ का अपमान देश का अपमान, उनकी माँ का भी देश का अपमान। आपने जर्सी गाय बोल करके आपको फिर उनको डिह्यूमनाइज किया, आपने मिक्स्ड ब्रीड बोला राहुल जी को, अपने कांग्रेस की विधवा इस्तेमाल की। अब उनके विधायक देख लीजिए, जनक सिंह बिहार में तेजस्वी जी की मां राबड़ी जी को विधानसभा के भीतर गाली दी गई थी, उनकी बहनों को गाली दी गई थी। तो ये देश की माँ बहन नहीं है क्या? है ना? तो मैंने वही सवाल उठाया कि अगर ये जो भाषाई मर्यादा को लांघने की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री करेंगे तो समाज में उनके फॉलोअर्स, बाकी लोग क्या सीखेंगे? तो एक गरिमा होती है, राजनीति की गरिमा को अगर वही लांघेंगे तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है और सोसाइटी में भी इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो हमें ज़रूरत है कि पार्लियामेंट से लेकर, हमने देखा ना सदन में भी कैसे दानिश जी को इतनी गंदी भद्दी गालियाँ दी गई थी। उस समय मैं सदन में ही था। हाँ। मतलब कैसे आप लोग इसको झेले होंगे ना, समझ नहीं सकती। तो अब सदन में, संसद में जब इस तरह का व्यवहार होगा तो ये चीज़ें मीडिया में रिफ्लेक्ट करेंगे। खुद प्रेम शुक्ला नहीं दी क्या सुरेंद्र राजपूत जी की माँ को कितनी गंदी गाली दी ऑन एयर? तो ये हमें कल्चर और भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। आप खुद जो कर रहे हैं, आप बताइए ना हमें। आप उनको बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रूटली आप पे हमला करते हैं या अटैक करते हैं। अरे मारपीट थोड़ी करते हैं। आप जो बोलते हैं हम तर्कों के साथ उसका जवाब देते हैं, और जब आप गाली देते हैं तो हम उसी भाषा में रिटेलिएट करते हैं। पर हम गाली नहीं दिए कभी, भले हम तीखा बोले, पर तीखा हम बोलेंगे क्योंकि हमने मीठा कभी खाया ही नहीं। समाज ने जो हमको दिया, हमको तीखा तीखा ही मिला है। हमको पेन मिला, हमको दर्द मिला, हमको हर तरह का दमन सहना पड़ा, शोषण सहना पड़ा। तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना वहाँ पर। तो जब भी हम बोलते हैं तो हम अकेले नहीं बोल रहे होते हैं। जितना वंचित, पीड़ित, शोषित, दमित तबका है उसकी आवाज़ वहाँ जा रही होती है। और आपको तो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ आके लड़ाई में खड़ा होना चाहिए कि हम आपको इंसान बना रहे हैं। अगर समाज में भेदभाव है, मीडिया हाउसेस में खास तौर पर इतना ज़्यादा कास्टिज्म भरा हुआ है, कोई तो रिवील करेगा उसको। अब रिवोल्यूशन शुरू ही नहीं हुआ, पहली पीढ़ी पहुंची ही नहीं और इतनी तकलीफ होने लगी, तब तो सवाल उठेंगे ना कि आपका अप्रोच कैसा था। तो मेरे ख्याल से गेस्ट कोऑर्डिनेटर की तो नौकरी गई जो आपको लेकर नहीं, हमने बताया नहीं किन्होंने। मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी टीवी पे काम करते हैं। जो टीवी पे जो गेस्ट आए जाते हैं तो एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है जो मतलब कि गेस्ट को तय करता है। अब इनको कौन लाया है वो एक राज है, लेकिन उसकी नौकरी अभी सेफ है ना? अभी तो है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो व्यक्ति कम से कम सत्य को सामने लेकर के आ रहे हैं उनके साथ किसी तरह का शोषण हो। क्योंकि जो वहाँ व्यक्ति पहुंचा, जिस पोस्ट की आप बात करें, पेट चला रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई ईमानदारी से अगर बात हम तक पहुँचा रहा है तो उसका आइडेंटिटी रिवील ना हो, उसकी नौकरी कोई खतरा नहीं। आपने प्रियंका भाजपा के प्रवक्ताओं की भी बात की, एंकर्स की भी बात की। कुछ एंकर से तो आप बहुत ज़्यादा भिड़ंत हो गई एकदम। एक दिन मैं एबीपी न्यूज़ पर देख रहा था, एक एंकर से आप एकदम भिड़ी हुई थी और पूरा लेक्चर दोनों तरफ से चल गया जाति का। तो क्यों वैसी स्थिति आई? देखिए, पहला ही सेंटेंस उनका था कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवाद में यकीन नहीं रखती। फिर कहती हैं कि मेरा सरनेम त्रिपाठी और मैं इसको बहुत गौरवान्वित हूँ। सरनेम पे गौरवान्वित होने जैसा कोई बात है क्या? और दूसरा कि जो भी टाइटल आपको मिला, उपनाम मिला, जो जाति आपको मिली, आपने कमाई नहीं थी, यू वर एक्सीडेंटली बोर्न इनटू इट। और पर उसका प्रिविलेज आपको ज़रूर मिला। आप जब उस उपनाम को लेकर के आगे घूमेंगी ना, उससे जातिवाद होगा, आपके लिंक के लोग आपको खींचेंगे आगे। लेकिन अगर हमारा उपनाम हमारे साथ होगा, हमको सिर्फ शोषण ही झेलना पड़ेगा। फिर भी ये जानते हुए हम उस उपनाम के साथ आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उपनाम ही हमारी असर्शन है, हमारी पहचान ही हमारी असर्शन है। तो वही जो भी वहाँ पर हुआ, अब आपने देखा होगा कि आवाज़ पूरी डाउन कर दी गई। मैंने ये बोला आगे उनको जा करके कि आप वहाँ पे चित्रा मुर्मू, चित्रा राम, चित्रा पासवान, चित्रा कुशवाहा, चित्रा यादव, चित्रा पाल, ये क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो मान के चलिए कि कितने करोड़ों की आबादी है, उनमें आपको एक एंकर्स नहीं मिले, एडिटर्स इन चीफ नहीं मिले जो सो कॉल्ड मेरिट के साथ हों और जो वहाँ पे बोल पाए, बात रख पाए। सिर्फ कुछ ही जातियाँ हैं, या जातियाँ पेट से ही इतना मेरिटधारी पैदा होती हैं क्या? कैसे ये संभव हो सकता है? और पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, शिक्षा सभी को ग्रहण हो रही है। जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि आने के वजह से कुछ सुनने को मिला, ये चीज़ें मीडिया में भी होती हैं। पर मुझे कहती हूँ ना, मनोबल मुझे वहाँ कैसे मिलता है? एंकर्स से मनोबल नहीं मिलता है। मनोबल मिलता है वहाँ जो कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोगों से, जो वहाँ के झाड़ू लगा रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं। जब मैं जाती हूँ वो बोलते हैं कि दीदी आपको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारी बात कोई कर रहा है। अरे वाह! तो वो उससे मेरा मनोबल हाई होता है कि हाँ, मैं सही दिशा में हूँ। अगर एंकर से मीठा मीठा बतिया करके अपने नेता को मैं गाली सुनने दूं, वो तो संभव नहीं। अपने समाज को मैं गाली खिलवाऊं, वो मेरे से नहीं होगा। क्योंकि
हम जिस दमन को झेल करके यहाँ तक आए हैं, बोलती हूँ ना मैं बार बार कि हमारे कंधे उससे भारी हैं और वो हमें आगे लेकर के जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हम लोग। और ये जो आरक्षण और मेरिट को जो बार बार जोड़ा जाता है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि एक बड़ा डिफेंस यही होता है उनके पास कि आरक्षण के कारण जो है मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जबकि इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। मतलब देखिए, ये सिर्फ मीडिया जगत ही की ही बात नहीं है, साहित्य में भी आप देखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब है जो रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, दलित साहित्य और सौंदर्यीकरण, इसको लेकर के है कि कैसे दलित साहित्य को पीछे ढकेला जाता है, ये कह करके। नामवर सिंह का कहना है कि साहित्य में आरक्षण नहीं हो सकता। साहित्य में जब अपने आप को भी लोग असर्ट कर रहे हैं, दलित अपने बारे में लिख रहे हैं, अपनी पीड़ाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ भी सोचिए कैसे मखौल बनाया जाता है कि आप इसमें भी आरक्षण मांग रहे हैं साहित्य में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी पीड़ाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहते हैं, वो किसी और के लेंस से नहीं, अपने ही लेंस से समाज को देख रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। पर आप जो कह रहे हैं ना कि मेरिट वाला कॉन्सेप्ट, मेरिट किसी का भी कैसे भी आता है। जैसे मैं मान लीजिए, मैं बिहार में पैदा हुई, मैं मगध बेल्ट में पैदा हुई, मेरी भाषा मगही है, मैंने उसको सीखने के लिए कुछ नहीं किया, सराउंडिंग थी मेरी वैसी, और मैं जो आगे बढ़ी या जो मेरी स्कूलिंग हुई तो वो इंग्लिश मीडियम में थी, मुझे मेरी इंग्लिश फराटेदार है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ मेहनत नहीं किया, सराउंडिंग थी, प्रिविलेज मिला मुझे, तब मैं वो सीख पाई। तो वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति एक राजनीतिक परिवार में पैदा होता है, उसको बाहर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास वो होता है, तो उसको मेरिट नहीं कहते, उसको प्रिविलेज कहते हैं। मेरिट जैसा कुछ शब्द होता ही नहीं है। आपको प्रिविलेज, अपब्रिंगिंग, सोशल नर्चरिंग, जो आपको सामाजिक माहौल मिला, पारिवारिक माहौल मिला। अब खुद सोचिए ना, एक व्यक्ति जो नाले में जा रहा है, वो नाला सफाई कर रहा है, वो उसका बेटा, और फिर एक व्यक्ति जो एसी में बैठ करके नौकरी कर रहा है, उसका बेटा, कैसे एक दूसरे से कम्पीट कर पाएंगे? तो आपको तो उनको आगे लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस देने पड़ेंगे। एक लड़ाई की सीमा तो तय कीजिए। आपको ही पता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक बार आप आ जाते हैं, उसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं मिलते। आपको क्लासरूम में रिजर्वेशन मिलता है क्या? वहाँ पे कोई भी पास करता है, मेहनत से आगे आता है, कौन सा आरक्षण होता है वहाँ पर? तो सीधी बात है कि मेहनत और एटमॉस्फेयर जिसके पास भी अवेलेबल है, प्रिविलेज अवेलेबल है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जातिगत लिंक काम नहीं करता है क्या? कैसे नौकरियां मीडिया में सारे एक ही तबके के लोगों को है? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा जब तक वहां हम डाइवर्सिटी नहीं देखेंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी बताती है कि सारे चीफ पोजीशंस पर 92 से 93% लोग एक ही कम्युनिटी के हैं। वो रिपोर्ट बिल्कुल एकदम क्लियर वो रिपोर्ट दिखाती है। प्रियंका, उस पर बात करते हैं कि जैसे आपके पास डिबेट का टॉपिक आपको बताया जाता होगा कि भाई आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये गेस्ट है, तो आप टॉपिक का तैयारी करते हैं जो गेस्ट को काउंटर देने की तैयारियां करती हैं? टॉपिक पे आओ तो आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि कैसे माइंड गेम्स खेला जाता है। कई बार मान लीजिए मीडिया हाउसेस ने आपको 1 घंटे पहले बताया कि हम डिबेट करा रहे हैं, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद बोले कि टॉपिक कुछ और हो गया है, ठीक है, फिर 10 मिनट पहले बोले टॉपिक कुछ और है। जब खुला चर्चा SIR पे होनी थी, वो हो रही थी GM क्रॉप्स के ऊपर, ये हो गया। तो बताइए कि कैसे गेम खेला जाता है पूरा, ताकि उनको कुछ पता ना हो। तो हमारे कितना हमें अपनी तैयारी डबल रखनी होती है कि हमें पता है कि जो कुछ भी आएगा, क्योंकि सवाल तो आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, पूरा आउट ऑफ द सिलेबस के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, हम तो होते हैं। और दूसरी बात की जो टॉपिक्स की आप बात कर रहे हैं या विपक्ष उनको जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टॉपिक्स की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स के थ्रू जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजें, और आप सजग हैं, हाँ, तो फिर आपको दूसरी तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप बस उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। मैं ज्यादा कुछ नहीं करती, मैं बस मुस्कुराती हूँ और वो रोने लग जाते हैं, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। किस बीजेपी प्रवक्ता के साथ सबसे ज्यादा प्रियंका का झगड़ा हुआ, या किसको सबसे ज्यादा खींच होती है आपके रहने से? मुझे तो लगता है कि सभी को होती है, हाँ। पर उसमें खास तौर पर अजय जी हैं, अजय आलोक जी, जो बहुत गंदा बोला करते थे पर मेरे सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जो जिस भाषा में बोलते हैं मैं भी उसी भाषा में उनका जवाब देती हूँ। उसके अलावा प्रेम शुक्ला तो किस तरीके के इंसान को पता ही है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ उछलने वाला व्यक्ति दिखता है भाजपा में, जो ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने भाजपा का भंडाधार भी कर दिया, उनका नाम है प्रदीप भंडारी। उनको इसीलिए लाया गया कि और इनका जो इमेज कहते हैं ना भाजपा की, और ख़राब होती जा रही है इस प्रवक्ता को देख देख के। कुछ भी अनर्गल बोलते हैं, कुछ भी, मतलब। और मुझे इंटरनल जहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि भाजपा के लोग भी इनसे नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सीन्स क्रिएट कर रहे हैं या जो चीज़ें आप खुद देखिए,
अनुराग ठाकुर जी कैसे फंसे? राहुल गांधी जी ने अगर ये आरोप लगाया, तेजस्वी जी ने ये सबूतों के साथ ये बताया कि वोट चोरी हो रही है, तो अनुराग ठाकुर भी आकर के तो यही कह रहे थे बिल्कुल, कि यही वोट पीछे चोरी कर हो रहे रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, पर हमने सबूत दिखाया, आपने नहीं दिखाया। उसके बावजूद हमको एफिडेविट मांगा गया, आपको नहीं मांगा गया। तो कैसे ये सारे मतलब कहते हैं इंस्टीट्यूशंस काम करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी, ये बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। अरे एंकर का सवाल होता है कि भाई वो जो सत्ता पक्ष है उससे पूछे, तो आप जब बैठते हैं आपको लगता नहीं है कि भाई ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है? मैं कई बार बोलती भी हूँ, कहीं नशे में तो नहीं आ गए ये लोग, क्योंकि हमने एंकर्स को भी देखा है कुछ कुछ नशा करके स्टूडियो में आते हुए, तो हमको तो बहुत डाउट होता है कि जब भी ऐसा सरकार कर रही है और सवाल हमसे पूछते, बताइए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिसीजन तो इनका है, बिल हिला है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं ये क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि वो भी बेचारे कुछ कर नहीं पाते, सबकी नौकरी खतरे में है। पूरा खुद भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि एंकर्स तक के गले पर हाथ रखा हुआ है इन लोगों ने, सब डरे हुए हैं, सब खौफ में। यूं ही नहीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना खराब चला गया है देश का, तो सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पर मैं ये बस कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मीडिया हाउसेस से कि आपकी एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, आपकी एक जवाबदेही है, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आप ही मतलब आप अपना कमर तोड़ लेंगे ना, तो लोकतंत्र का एक पिलर ढह गया, ये समझिए। तो आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए। ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे सवाल नहीं करिए, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछिए, जो विपक्ष बोलना है कम से कम उसको बोलने का एक प्लेटफॉर्म दीजिए। 10 सेकंड के मतलब उसमें आप बोल रहे हैं कि 5 बार खुद ही टोक दे रहे हैं, तो आप तो जवाब भी नहीं सुनना चाह रहे। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि ये लोग बोलेंगे अब आपके पास है 10 सेकंड, अब 10 सेकंड में क्या बोलेगा, मेरा नाम प्रियंका भारती है, खत्म हो गया आपके 10 सेकंड। तो एक आप जवाबदेही अपने निभाइए। मीडिया को लोग भले भरोसा घटिया है, पर घटाने का काम भी आप लोगों ने किया है। अगर मैं मानती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ कि जिस दिन इस देश की मीडिया उठ खड़ी हुई ना, जो रवैया पहले उसका हुआ करता था, सवाल पूछते थे और क्रिटिसिज्म भी होता था, जिस दिन ये खड़े हो गए, सरकार उसी दिन गिर जाएगी। बिल्कुल। प्रियंका, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का डिग्री विवाद हुआ, हाईकोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं दिखाई जाती। ये अलग बात है कि उसी डिग्री को लेकर के अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक कथित डिग्री दिखाई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री जी की BA की डिग्री है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी का डिग्री विवाद होता है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को जब नवी फेल कहा जाता है, गुस्सा आता है आप लोगों को? मैं कुछ दिखाऊंगी अगर आप जूम इन कर पाए तो। जी हाँ, एक सेकंड जी। गाँव में एज ऑफ 17 मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अब तो मुझे इस पे कुछ कहना ही नहीं है, मोदी जी ने खुद कह दिया। दूसरी बात की कह रहे थे ना कि डिग्री दिखाने होगी, भाई डिग्री नहीं दिखाया जाएगा, क्या ना कोर्ट नहीं, डिग्री इनको नहीं दिखाना है, डिग्री होगी तब तो दिखाएंगे। और दूसरी बात की देखिए, तेजस्वी जी के दोनों माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो फर्जी डिग्री यूं बनती, तुरंत बनती, पर उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था, वो खेल रहे थे। कभी मैंने इस देश की मीडिया को नहीं देखा कि आप कहते हैं ना कि आप आर्टिस्ट से, कलाकारों से, सिंगर्स से, क्रिकेटर्स से, किसी से आप पूछिएगा जो अपने फील्ड के महारथी हैं, उनसे पूछिएगा कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई। वो ये ज़रूर पूछते हैं कि क्रिकेट में आप कैसा स्कोर कर रहे हैं, या वो जो उनका फील्ड होता है उससे रिलेटेड सवाल होता है। तो बहुत आसान था। आप खुद सोचिए, मीसा भारती जी का जो डिग्री है उस पर क्वेश्चंस करते हैं कि फर्जी डिग्री बनाई, और तेजस्वी जी की डिग्री पे सवाल उठाता है। पर मेरा तो कहना ये है कि राजनीति में कहीं बाबा साहब ने संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आपको राजनीति में डिग्री चाहिए। झगड़ा डिग्री का तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के मामले में भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बात उसकी है कि आप एक बार झूठ बोलना है तो बार बार झूठ बोलना पड़ जाता है। इसकी जरूरत भी अगर नहीं डिग्री है तो उसमें क्या मतलब की चीज। और दूसरी बात, जो भाजपा के लोग मजाक बनाते हैं तेजस्वी जी का, अमित शाह जी के बेटे के पास बहुत बड़ी डिग्री है, कांग्रेचुलेट बोलते हैं, तो वो तो उनसे हो नहीं पाता। अमित शाह जी का आप एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, मोदी जी का दिखा दीजिए, योगी जी का, किसी का भी दिखा दीजिए, अंग्रेजी में इंटरव्यू दिए हों। तेजस्वी जी फराटेदार अंग्रेजी में इंटरव्यूज देते हैं सभी लोगों को, पर अंग्रेजी भी शिक्षित होने का पैमाना नहीं है, मैं ये कहूँगी।
तो बस बात वही है कि आपने कितना समाज से सीखा और समाज को आप कितना दे सकते हैं, आपने कितना दिया, आपका अनुभव मायने रखता है। खासतौर पर राजनीति में कितना व्यक्ति ज़मीनी है और ज़मीन के मुद्दों से वो कितना रिलेटेबल है और कितना सकारात्मक राजनीति करता है, वो मायने रखती है। और तेजस्वी जी ने, मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी के लिए ख़राब भाषा का इस्तेमाल किया हो या किसी कभी कुछ नकारात्मक कहा हो। हमेशा नौकरी, रोज़गार, मुद्दा, बिहार, पलायन, बेरोज़गारी, इसी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है, जो मुझे लगता है कि उनकी छवि को विराट बनाता है। आपने अंग्रेजी की बात की तो अर्नब गोस्वामी की भी बात कर लेते हैं। उनके साथ कैसा आपका काउंटर कभी रहा है क्या? हाँ, हुआ ही था। आई मीन पहली बार ही हुआ था। पहले बोले कि वही कास्ट वाले इशू पे ही सेड कि आई डू नॉट बिलीव इन कास्टिज्म, देन ही सेड आई एम अपर कास्ट ब्राह्मण। मैंने उनको बोला, अभी आपने कहा कि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं लगता, फिर आपने कहा कि मैं ऊंची जात का ब्राह्मण हूँ। पर मैंने उनको सुधारा, मैंने उनको वही कहा कि अर्नब जी, इट शुड नॉट बी अपर, इट शुड बी अपर्ड। आप अपर पैदा हुए नहीं थे, आपको समाज ने अपर बना दिया, तो इसलिए ईडी जोड़िए। फिर वो बोलते हैं आई अग्री। प्रियंका, आप एकदम इतने यंग हैं, तो ये कैसे आपका आया कि आप ये पार्टी की प्रवक्ता बनेंगी और ये सब करेंगे? कि ये प्लानिंग थी, किस तरह से आप इस तरफ एकदम आ गए कि किस तरह से हुआ आपका? ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, ये तेजस्वी जी ने सोचा, मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो लेफ्ट राइट सभी को देखा, पर लेफ्ट से मुझे दुख ये था कि कभी भी जाति की बात या जातिगत भेदभाव की बात नहीं करते थे। फेमिनिज्म की बात होती थी, पर नारीवाद में भी जो दमित पिछड़ी महिलाएं हैं, दलित आदिवासी महिलाएं, उनके दर्द अलग हैं। वो दो एंगल पर लड़ती हैं, पितृसत्ता से भी, जातिवाद से भी। तो इसलिए मैं लेफ्ट से नहीं जुड़ी, राइट से तो खैर दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो जिस दिन लालटेन दिखा 2018 में, अपने आप कहते हैं रोशनी की तरफ खींचा चला जाना, तो मैं उधर ही चली गई और फिर जुड़ गई। तो यहाँ पे 2019 में मतलब मैं तो चुनाव लड़ने से थोड़ा हिचकिचा रही थी कि जेएनयू है, एक एक वर्ड के लिए आपको जज किया जाता है, पर्चा पोस्टर भी आपके खिलाफ में आ जाएगा कुछ गलत बोला तो तेजस्वी जी ने बोला कि आपको लड़ना है। तो जब उन्होंने कहा लड़ना है तो लड़ी। उसके बाद फिर एक्टिव रही फी हाइक मूवमेंट में, आंदोलन में, उसको लीड भी किया। ना प्रेसिडेंट होते हुए भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे रहा है, अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयू। तो इस तरीके के रहा। तो और फिर अचानक से ऐसा हुआ कि बीच में पोस्ट दिया गया जनरल सेक्रेटरी ऑफ वुमेन सेल, और फिर अचानक से कॉल आया और बोला गया कि आपको प्रवक्ता बनाया गया। तो मुझे पता नहीं था, हमेशा से पार्टी का ही समर्थन रहा, सपोर्ट रहा। संजय जी, मनोज जी और तेजस्वी जी तो क्या ही प्रवक्ता, क्योंकि पार्टी की पूरी विचारधारा और पार्टी की लाइन, प्रवक्ता का काम बहुत टफ काम है। आज भी प्रियंका एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, लेकिन क्या स्थिति पता चल रही है आपको अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से? क्योंकि अभी भी लगातार, चाहे वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो या बाकी जो लोग हैं, वो लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों के वोट के साथ चोरी की जा रही है। वो बाकायदा सबूत के साथ दे रहे हैं, और चुनाव आयोग वो केवल डिस्क्रिमिनेटिव कह करके और गलत कहकर, मिसलीडिंग कह करके वो बार बार खारिज कर देता है। देखिए, सुप्रीम को पहले तो ये आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं थे और लिस्ट देने को तैयार नहीं थे, किसका नाम क्यों काटा, बूथ वाइज ये देने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद फिर वो लोग तैयार हुए। पर अभी भी क्या हो रहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, वो जब जा रहे हैं आधार कार्ड अपना देने के लिए कि इसी से हमारा नाम जोड़ दीजिए, जो BLOs हैं वो साफ मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन ही नहीं आया, तो हम कैसे नाम डालें। अब दोनों दुविधा में हैं, एक जिनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, दूसरा जो डर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बस कोई रिटर्न आया ही नहीं है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम कटा है, आप सूची लगाइएगा, पब्लिक जो भी मान लीजिए सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आपको पब्लिक करना पड़ेगा, अस्पताल हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सबका लिस्ट। कई स्कूल्स ही बह गए हैं बिहार में, कहाँ लिस्ट लगेगी। और एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज आया है जिसमें ये है 973 पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जहां से जिनका नाम काटा गया है सबको मृत बता के नाम काटे हैं। एक तो व्यक्ति होगा जो कहीं और गया होगा, सारे के सारे मर गए। 973 बूथ में सभी लोग मर गए हैं। बोला है कि 973 बूथ ऐसे जिनका नाम कटा है सब मृत हैं। और एक और भयानक फैक्ट ये पता चला कि मान लीजिए कोई मृत हो रहा है तो बुजुर्ग होकर 75% ऐसे लोग हैं जिनका नाम मृत की कैटेगरी में डाला है, और वो 50 से नीचे हैं, 50 साल से उम्र से कम के लोग हैं। महिलाओं में ज़्यादा नाम काटने का हमने देखा, मतलब 90%, बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ 90% महिलाओं के ही नाम काटे गए। और कुछ विधानसभा और कुछ जिले ऐसे हैं जिनको खासतौर पर टारगेट किया गया। गोपालगंज खासतौर पर टारगेट किया गया है, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को मृत बताया गया है जिसका हिसाब नहीं है। मुस्लिम बेल्ट इलाके जितने भी हैं वहाँ पर भी जानबूझ करके नंबर्स को
हाई दिखाया गया। ये सारी बातें प्रॉब्लमेटिक हैं जिसको हम बार बार आगे लेकर के आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जबकि हमारे पास रिटन प्रूफ्स हैं, रिसीविंग्स हैं, हमारे BLAs के रिसीविंग है कि उन्होंने जमा करी है आपत्ति, और ये इनके साइट पे दिखा नहीं रहे। तो अब तो कहते हैं ना कि इस अभी का जो एटमॉस्फेयर है, जो कंकरेंट टाइम्स है, इन टाइम्स में सबसे बड़ा हथियार होता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन ही आप छुपा लीजिएगा तो समाज के सामने सच्चाई जाएगी नहीं। आप वहाँ नहीं दिखा रहे हैं, एक मीनिंग ये जाता है कि हमारे BLAs ने आपत्ति नहीं की। BLAs की भी आपत्ति है, BLOs तो खुद टाइम का एक्सटेंशन चाह रहे थे, आज सुनवाई भी है जहाँ तक मुझे पता है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि समय और बढ़े। हम कभी भी SIR की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं थे, पर जिस वे में ये प्रक्रिया की गई ना, वो बहुत ही डाइसी है और बहुत सवालिया निशान खड़े करती है। अभी भी आपको पता होगा कि 2003 में जो इसी तरह का इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसका जो ऑर्डर कॉपी था वो गायब है, वो कहीं किसी के पास नहीं है, किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हम बार बार जब वो, और खुद RTI लगा करके, जैसे आपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके है ना, उन्होंने ही ये रिपोर्ट छापी कि RTI लगाया, उन्होंने ये पूछा कि आप इस कंक्लूजन पे आने से पहले, आप SIR करवाने से पहले कुछ तो सोचे होंगे, कुछ तो पत्राचार हुआ, कुछ फाइल्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि आपने कहा था एफिडेविट में कि आप इंडिपेंडेंट अप्रेजल, मतलब आपने किसी और का राय लिया है जो इंडिपेंडेंट है, किसी सत्ता से नहीं जुड़े, तो राय कहाँ है? तो आपने तो, मैं कहती हूँ ना, चुनाव आयोग भूत आयोग बन गया है। भूत आयोग इसलिए बन गया है, इनके पास कोई फाइल्स गायब, घर जो देते हैं घर गायब, जिस घर में लोग दिखाते हैं वो लोग गायब, तो ये तो भूत आयोग बन गए हैं। प्रियंका, योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू किया गया है, ये एक प्रयोग है जो धीरे धीरे पूरे देश में करने की योजना है, और इसी तरीके से वोट चोरी की जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उठा, तो इस कारण कुछ रास्ता बचा नहीं था, लेट हो गया। दिल्ली के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तो दोनों इस मुद्दे पर भी एकजुट नहीं हो पाए। आपको लगता है कि अगर दिल्ली से ही इस मुद्दे पे एकजुट हुआ जाता, अब आप देखिए कि बिहार के मामले में सारे राजनीतिक दल सब एकजुट हैं, जो वहाँ चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं वो भी आपके साथ हैं, तो अगर दिल्ली से ही शुरू किया जाता तो शायद अब तक ठीक होता। जानते हैं, पहले के समय में भी देश के तमाम नेताओं को एकजुट करने को काम करता था तो लालू जी करते थे, और वही काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए, आपने जैसा कहा दिल्ली में हुआ होता तो डेफिनेटली तस्वीर कुछ और हुई थी। मैं खुश हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे तेजस्वी यादव जी ने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया है। बिहार में TMC हो गई, हेमंत सोरेन जी हो गए, स्टाल, मतलब साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, पूरा देश एकजुट हो गया है। तेजस्वी यादव जी की भी जीत है, और सबसे बड़ी तो उन्हीं की जीत है। पहले लालू जी इकट्ठा कर देते थे, अब तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो अगर ये दिल्ली में ही हो गया होता ना, एकजुट होकर के आवाज उठती, तो यहाँ तक ये मसला आता ही नहीं। और अगली नंबर देख रहे हैं आप, बंगाल का है, यूपी का है, और जहाँ जहाँ पर इनको पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, पूरी कोशिश होगी। और दूसरा कि ये SIR की प्रक्रिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर बन रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जिनको बनाया गया है, कोई दलसानिया करके, भीखू भाई दलसानिया, हाँ, वो उनका नाम वोटर लिस्ट में बिहार में, वो गुजराती में लिखा है। ये कौन BLO है बिहार का जिसको गुजराती आती है? हमको तो BLO से मिलना है। दूसरा कि अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी चुनाव आयोग ने कि कैसे उस व्यक्ति का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में जुड़ा, जबकि गांधीनगर में उसने अमित शाह को वोट किया। तो अब बिहार में क्या? तो ऐसा ही होता है ना कि आप कहते हैं कि हम घुसपैठिया भगाना चाहते हैं, पर हमें मालूम है कि आप बिहार में भाजपा घुसपैठिया घुसा रहे हैं, क्योंकि आप एक तो ये कर रहे हैं कि दलित वंचित का नाम काट रहे हैं वोटर लिस्ट से, दूसरा आप अपने सपोर्टर्स को घुसा रहे हैं गलत। इसी पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब ये SIR का मुद्दा आया था, तो जो ट्रोल्स हैं बीजेपी और जो राइट विंगर्स हैं, वो शुरुआत में से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे थे कि जो अवैध मुसलमान हैं वो सब इसके जरिए हटेंगे। हाँ। लेकिन असल खेल जो था, ये दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको दूर करने की। तो आप लोगों ने ये शुरुआत में पहचान लिया, क्योंकि वो मुद्दा बढ़ नहीं पाया, फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया जो शुरुआत में कोशिश की गई। पहले ही दिन जो डिबेट हुई थी, उसी दिन मेरे से ये सवाल किया गया, मैंने सीधा बोला कि ये दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सभी जो गरीब गुरबा हैं, उनका नाम काटने की एक साजिश है, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी लिबरल प्रोग्रेसिव तबका, दलित, वंचित, शोषित तबका इनको वोट नहीं करता है। तो चोरी कैसे करवाई जाए, उसकी एक कहते हैं कि एक साजिश, उसकी बूझ शुरू से आ रही थी, और हमने यही किया। आप खुद देखिए, चुनाव आयोग ने भी ये कहा कि हम घुसपैठिए नहीं घुसने देना चाहते, पर 800 पन्ने का एफिडेविट आप जमा करते हैं,
एक को घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी घुसपैठिया इन्हें नहीं मिला है। बात यह है ना, क्या ये मुसलमानों की टोपी देखते नहीं है, घुसपैठिया चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर मैं इनकी नस्लों पर जाऊंगी तो आप भी तो बाहर ही निकल जाइएगा। इसलिए बेहतर है कि जो 1947 के बाद इस देश में है वो इस देश का हिस्सा है। आप उस पर डिबेट ना ही करिए, करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये राहुल गांधी का एफिडेविट मांगने का जो आता है, तो इसको आप किस तरह से वहाँ पे न्यूज़ रूम में टैकल करती हैं? मैं तो सिंपली यही पूछा कि राहुल गांधी जी ऐसे आप एफिडेविट मांग रहे हैं, एक टाइमलाइन दिया 7 दिन के अंदर दो, नहीं तो ये हो जाएगा। ये डेडलाइन आपके पास नहीं था क्या? 18,000 एफिडेविट्स दिए ना अखिलेश जी ने, कहाँ आपने उसका जवाब दिया? बीजेडी ने आपको दिए इतने सारे एफिडेविट्स, कहाँ उसका मतलब क्लेम्स, जो भी कहा एफिडेविट, सॉरी, जितने क्लेम्स किए हमने, और आप उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, वैसे ही आरोप हमने तो कम से कम सबूत दिया, वैसे ही आरोप तो अनुराग ठाकुर जी ने भी लगाए, पर आप उनसे सवाल नहीं मांगते। उनसे जब सवाल पूछा गया, मैंने पूरा चुनाव आयोग का वो 1.5 घंटे से ऊपर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था देखा, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, एक जर्नलिस्ट ने, कि आप उन पे क्यों नहीं करते? पता है इनका जवाब क्या था? क्योंकि जो अधिकृत क्षेत्र का वोटर है वही सवाल उठा सकता है। तो वायनाड के वोटर कब बन गए? हमको जानना है। कभी कन्नौज के वोटर मैनपुरी के वोटर बन गए, ये सारा बात भी तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए। तो घुमा रहे हैं, मुझे लगता है ना चुनाव आयोग ने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होता, उन्हीं के लिए बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ऐसी भयानक बात पीटी है जिसका हिसाब नहीं है, और इससे एक लेसन मोदी जी को भी मिला है, जो आज तक उन्होंने नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आगे भी नहीं करेंगे। प्रियंका, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, सब चीज़ें समझती हैं, जानती हैं। चुनाव आयोग बहुत ही संवैधानिक बड़ी संस्था है और बहुत ही निष्पक्ष उससे उम्मीद की जाती है कि वो काम करेगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके का डिग्रेडेशन आया, लोगों के जहन में भी अब ये सवाल उठने लगा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तो नहीं है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है कि उसका भरोसा घट रहा है। तो ये चिंतित करता है आप लोगों को भी कि देश का चुनाव आयोग जिसका इतना नाम था, अब उस पर भरोसा घटना, ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे लिए भी, मतलब देश के किसी नागरिक के लिए सही नहीं है। और दूसरा कि इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं, क्योंकि अगर किसी का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया तो ये क्योस क्रिएट करेगा, क्योंकि समाज में लगेगा सभी व्यक्ति को, अच्छा हम तो वोट इधर डालते, मेरा वोट चोरी हो गया। जब भरोसा ही नहीं होगा तो चुनावी प्रक्रिया से भरोसा खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र से भरोसा खत्म हो जाएगा। और हमको इसीलिए इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि जो चीजें बेसिक अधिकार थी, जो कहते हैं ना कि एक मूलभूत अधिकार थी, उसके लिए भी हमको कोर्ट में जाना पड़ा। आप किसी का नाम काट रहे हैं, वो पूछने के लिए भी उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा। पहले भी चुनाव आयोग हुए, लेकिन इस तरीके की भाषा हमने कभी नहीं देखी। ये अहंकार दिखाता है, गुस्सा है, आक्रोश है इनमें। मतलब पहले जो हुए, विपक्ष ने जब भी सवाल उठाए ये सर झुका के सुनते थे, सुन करके जवाब देने की कोशिश करते थे। अभी लगता है कि सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे, भाजपा को बचा रहे। बार बार कभी, मतलब हम कहते हैं ना कि अनप्रेसिडेंटेड है जो हम देख रहे हैं, इतना अनप्रेडिक्टेबल चुनाव आयोग तो कभी नहीं हुआ। और इसीलिए मुझे लगता है कि अशोक लवासा जी जैसे लोग भी चुनाव आयोग को छोड़कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी जितनी भी आपत्तियां दर्ज कराई मोदी जी के खिलाफ में, वो दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग वैसे लोग को चाहता ही नहीं है जो एक इंडिपेंडेंट वॉइस हो। तो जब इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगा, आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ही बोल नहीं पाएंगे, लिख पाएंगे या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, इसका मतलब है कि किसी काम का ही नहीं बचा। जब नियुक्ति सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला था, लेकिन जब सरकार ने उसे बदल दिया कानून ला करके, तो अब क्या रास्ता निकाला जाए? जब आपकी नियुक्ति सरकार कर रही है तो कैसे ही अपेक्षा की जाए कि सरकार के निष्पक्ष रहेंगे? एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लालू जी का राज बहुत साल हो गए जब बिहार में था, लेकिन आज भी जंगल राज कहा जाता है टीवी चैनलों में कि उस समय के दौर को याद करते हुए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके दौर को भी इसी तरीके के शब्द लाए जाते हैं। लेकिन नीतीश जी के राज में कितनी भी हत्याएं हो जाएं, कितनी भी आपराधिक घटनाएं हो जाएं, या फिर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना भी हो जाए, वो जंगल राज भाजपा शासित, या ये कहा जाए कि उन लोगों के राज पर कभी नहीं कहा जाता जो विपक्ष के नहीं है। तो इसका क्या कारण क्या है? नीतीश जी 1 मिनट के लिए भी भाजपा छोड़ देंगे, फिर से आरोप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आरोप भी उन सरकारों पर ज्यादा लगे, तीखी हमले उन सरकारों पर ज्यादा लगे जो अपने समाज को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के ज्यादा मुखर थे। लालू जी वंचितों, दलितों, अकलियतों, सभी के हक हुकूक को लेकर के बहुत वोकल रहे, रेडिकली वोकल रहे।
और ये बातें कभी उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए हमेशा कोशिश किया कि लालू जी के कार्यकाल को गंदा दिखाया जा सके, खराब दिखाया जा सके, बल्कि जबकि कितने सोशोलॉजिस्ट लिख चुके हैं कि दैट वाज द पीरियड ऑफ साइलेंट रिवॉल्यूशन, मूक क्रांति का दौर था। और आप आपराधिक घटनाओं की बात करते हैं, मतलब 10 साल की बच्ची का रेप करके एसिड डाल के उसके चेहरे पे उसको मार करके पेड़ पे टांग दिया गया। सिर्फ पिछले मैं वीक की बता रही हूँ, एक सप्ताह में 58 हत्याएं हुई हैं। ये कौन सा राज है? हम पूछेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, अखिलेश जी के शासनकाल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, ये लोग पूरा मिला करके भी अकेले नहीं कर पाएंगे जितना डेवलपमेंट अकेले उन्होंने किया। तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए जितना काम किया, नौकरी देना, आर्थिक न्याय करना, कास्ट सर्वे करवा के सामाजिक न्याय करना, प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे जो इन दोनों ने, एक डिप्टी सीएम रहते हुए, एक सीएम रहते हुए इन दोनों ने किया। मायावती जी के भी शासनकाल को बहुत गंदा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो जितने बैकवर्ड वंचित तबके के लीडर हैं ना, उनकी छवि, क्योंकि इनको पता है ना कि उनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो चलो छवि को ही धूमिल कर देते हैं। और जिस जंगल राज की बात करते, कभी ये मीडिया क्यों नहीं करता कि कभी उस शासनकाल को जंगल राज नहीं कहा गया। पटना में पानी जमा हुआ था, हाईकोर्ट के पास मामला गया, हाईकोर्ट ने बोला क्या जंगल राज की स्थिति बनी हुई है, वो उस पानी जल जमाव के लिए था, पर वो ठप्पा लालू जी के ऊपर चिपका दिया गया। ये कभी नहीं सुधरेंगे। और मुझे लगता है कि ये रवैया तब तक वैसा बना रहेगा जब तक डाइवर्सिटी नहीं आ जाती। मीडिया हाउसेस में जिस दिन डाइवर्सिटी आ गई ना, आपको सुनने को ये मिलेगा कि कभी दलितों, पिछड़ों, वंचितों का स्वर्णिम काल रहा तो ये इन्हीं लीडर्स के अंदर रहा। तेजस्वी जी, लालू जी, अखिलेश जी, मायावती जी, स्टालिन जी, कर्पूरी जी, इनके भीतर है। अभी जो ये यात्रा हुई है, इसका आपके पास क्या रिपोर्ट है? जो आप संदेश देना चाहते थे आपके पार्टी हुए, तो वो पहुंचा है लोगों तक? यंग वोटर्स के जुड़े हैं क्या? और इसी में छोटा सा और जोड़ रहा हूँ, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोले भाई कि तेजस्वी ही हमारे सीएम कैंडिडेट है? सीधा सवाल था, सीधा जवाब आना चाहिए था। देखिए, राहुल जी ने कहा कि 2020 में वोट चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होते। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, और यही लोकतंत्र की प्रणाली भी है, कि जनता अपना नेता चुनती है और बिहार अपना नेता चुन चुकी है, बिहार अपना ध्रुव तारा चुन चुकी है। उनको तेजस्वी जी पे भरोसा है। जैसे लालू जी का कहते हैं ना कि एक फैन फॉलोइंग क्रेज हुआ करता था, आपको तेजस्वी जी के लिए अब देखने को मिलेगा। लालू जी औचक निरीक्षण कर दिया करते थे, दलित बस्ती में जा रहे, कहीं किसी महिला के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, अस्पतालों में जा रहे, सेम काम तेजस्वी जी ने किया अस्पतालों में, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर थे। अस्पतालों में जा रहे 600 से ज़्यादा डॉक्टर को उन्होंने सस्पेंड किया। कहाँ ये बात मीडिया ने बताई? 600 वो डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक खोल के बैठे थे, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते थे। ये स्थिति थी उन अस्पतालों की। नौकरी ऐसे दी कि लगता था कि पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है, बाहर के लोगों को भी मिली, बिहार में तो 90% बिहारियों को नौकरी मिले। साथ ही साथ तो मुझे लगता है कि जनता ने अपना नेता खुद तय कर लिया है, चुन लिया है। मैं पूर्व में जितने भाजपा सपोर्टर्स भी हुआ करते थे ना, वो कह रहे हैं मेरे घर में मेरी बहन को तेजस्वी जी के कार्यकाल में नौकरी लगा, हम लोग तेजस्वी जी को ही वोट देंगे। तो काम पर जनता आपको चुनती ही चुनती है, तो वो अपना मन बना चुकी है। बिहार में आप कोई और लीडर दिखा दीजिए ना जो तेजस्वी जी के समकक्ष भी खड़ा हो पाए। और यात्रा का यात्रा का जहां मुझे लगता है कि पहला दिन भाजपा वाला, जेडीयू वाला ये सब बोल रहा था, अरे कोई नहीं आएगा, एक व्यक्ति नहीं आएगा, और अब आप देख लीजिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर जगह लोग ये कहते नजर आए कि अगर मेरा वोटर आई कार्ड खत्म हो गया, वोटर लिस्ट से मेरा नाम खत्म हो गया, तो मेरे आरक्षण खत्म हो जाएंगे, मेरा राशन खत्म हो जाएगा। तो ये बात लोगों तक पहुंची, मतलब ये मुद्दा क्लिक किया है, मतलब कहते हैं जनता तक, जनता के दिल तक ये पहुंचा है। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि गांधी मैदान से जो यात्रा शुरू होगी वो अम्बेडकर स्टैचू तक जाएगी। अम्बेडकर स्टैचू जो वहाँ लगवाया वो लालू जी ने अपने कार्यकाल में लगवाया था, और गांधी से बाबा साहब तक पहुंचना, यही तो समाजवाद है, यही अम्बेडकरवाद है जो हम चाहते हैं कि देश में हो। आपने समाजवाद की बात की, लालू जी अकेले ऐसे समाजवादी नेता हैं जो कभी भी किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं गए, बाकी तो सब कभी ना कभी जुड़ चुके हैं। लालू जी, मुझे पिछले चुनाव में याद है, मैं वो चुनाव भी कवर कर रहा था, लालू जी अपनी वैन में घूमते थे और हर जगह बंच ऑफ थॉट्स निकाल के दिखाते थे पब्लिक को। तो प्रियंका भारती क्यों आरएसएस से इतना गुस्सा रहती है, क्यों इतना एकदम गुस्से से उबल जाती है जैसे ही आरएसएस का नाम आता है? बारिश भी शायद हो रही है, हम थोड़ा इधर को हो जाते हैं। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ, इसीलिए हम भागते हैं। हाँ, आइए। चलिए, देखिए मौसम ने भी बदल दिया है, बात करते करते चलिए बात तो शुरू रहेगी। बस बात इतनी ही है कि आरएसएस को हम कैसे समर्थन कर सकते हैं, जो पहले ही पुरुष और मर्द, मतलब महिला और पुरुष में भेद कर देती है, शुरू में सेग्रीगेशन करते हैं ना। और आरएसएस संगठन भी ऐसा है जिसमें कहते हैं ना कि एक जात में एक गोत्र का ही व्यक्ति हेड बनेगा। तो ऐसा संगठन जो हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा, सामाजिक न्याय के खिलाफ रहा, जिसने समाज में ध्रुवीकरण को करने की कोशिश की, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो लालू जी खड़े रहे।
लालू जी से सीखने वाली हम पीढ़ियां हैं, तो हम कैसे खड़े हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो अभी 15 अगस्त पे उनकी तारीफ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का संगठन भी अभी उनका प्रधानमंत्री की तो जिम्मेदारी बनेगी ना, बेटा बाप के खिलाफ थोड़ी बोलता है। और प्रधानमंत्री जी का संगठन रहा है, उसमें काम किए हैं, सेवा दी है, तो लेकिन जिम्मेदारी वो तो बनती कहते है हैं कि बनाने की। उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, वो तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो देश में कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। एक किताब है बीस्ट इन द बेली, आप उसको पढ़िए, समझ में आएगा कि आरएसएस कहते हैं ना कि एक वर्मिन है, और वो एक ककून में वो अपने आप को बंद किए हुए खुलता नहीं है। वो हमेशा यही झूठ बोलता है कि मेरा राजनीति कोई संबंध नहीं है, जबकि जो भी लोगों को फिट करता है, जो भी लोगों को बिठाता है, आप खुद सोचिए ना, बिहार वो आरएसएस तय करता है। बिहार में अशोक चौधरी जी के दामाद क्या के बारे में अशोक चौधरी क्या बोले, आरएसएस कोटा से वो आयोग में गए हैं। आरएसएस का कोटा होता है, ये तो इन्हीं लोगों ने बता दिया, हमको तो बताने की जरूरत नहीं। जब आरएसएस का कोटा हो रहा है तो राजनीति से किस मतलब नहीं है उनको। प्रियंका, बस बारिश भी हो गई है, आपसे बस ये जानना चाहेंगे, सवाल है, स्टूडियो की चमकदक लाइटें होती हैं, कीमती कपड़े पहनकर एंकर होते हैं, मेकअप होता है, सब बड़े बड़े बाल होते हैं, सब नोन चेहरे होते हैं, तो उसमें उनके सवालों की बारिश और आपके जवाबों का जो तूफान आता है, तो उसके लिए कोई प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं, कैसे आप टक्कर भिड़ जाती हैं सबसे? देखिए, कहते हैं ना कि समाज की पीड़ा में वो आग है, जिस आग से जलकर निखलकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उस आग से निकली ऊर्जा ही हमें कहते हैं ना कि ऊर्जावान बनाती है। तो कोई मेकअप रहे कुछ रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके पास विचारों की चमक है ना, तो आप खत्म कर दीजिए। मैंने आपका एक छोटा सा कहीं सुना था, एक इंटरव्यू में आपने बोला कि आपको कहा गया था कि ग्लो कुछ है, कुछ ऐसा हाँ, ये बोले हाँ, कि फाउंडेशन लगा करके आइए कि ग्लो दिखेगा। आप बताइए, मतलब कि अंग्रेज चले गए पर ये कहते हैं ना कि रेसिज्म यही रह गया। अब ये कोई मतलब गुस्सा नहीं आया था इस बात पर? मैंने उनको कहा कि देखिए, एक तो मैं एक्टिविस्ट हूँ, और एक एक्टिविस्ट है उसमें भी फेमिनिस्ट, ऊपर से आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपको क्या बोलूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। पर मुझे ये जरूर खराब लग रहा है कि अभी तक लोगों की मानसिकता बदली नहीं है। क्या अभी भी अपनी देखते न्यूज़पेपर में गोरी बहू चाहिए? ये समाज के भीतर है, ये समाज की सच्चाई है, उनके मुंह से निकल करके आती है। पर वही है कि हमें डिस्कोर्स को ही चेंज करना है, उनको भी समझाना है कि रंग मायने नहीं रखता, चेहरा रूप मायने रखता, मायने आपके विचार रखते हैं। चलिए प्रियंका, उम्मीद की जानी चाहिए कि आप कब जा रही हैं अब बिहार चुनाव के लिए? अभी तो 3 दिन पहले आई हूँ। अच्छा। अब मे भी अगले सप्ताह। अगले सप्ताह। हाँ। चलिए, आप इसी तरह से जवाब देते रहिए, कम से कम एक आवाज़ तो पहुंच रही है, और कम से कम जो न्यूज़ है, मुझसे खुशी तो इस चाह रही है, जो पत्रकारिता है, कम से कम कोई जवाब तो दे रहा है। वहाँ पे स्टूडियो में बैठ गई तो जवाब ही नहीं, हमेशा सवाल ही पक्ष से। चलिए इसी तरह कहते हैं ना कि भद्र लोक है एक जो डगमगा रहा है, इस डगमगाहट में खुशी है बहुजन समाज को, और हम चाहते हैं कि जो एक आधिपत्य है वो डगमगा के चकनाचूर ही हो जाए, एक नया निर्माण। एक बस अंतिम सवाल चलते अचानक मुझे दिमाग में आया, ये जो आप लगातार हम लोग काफी देर तक मीडिया की बात करते रहे, तो इस समस्या का समाधान तो तभी निकलेगा ना जब प्राइवेट में रिजर्वेशन की भी बात की जाए, और उस पर तो एकदम सब आग बबूला हो जाते हैं। फिर तो आप एकदम ही, आपने कहा मेरिट जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर तो आप मेरिट को एकदम ही बंद बक्से में बंद कर देंगे। प्राइवेट भी अपने पप्पा के पैसे से बनाते हैं क्या? सरकार से ही इनको सारी चीजें मिलती है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट होते हैं, कंपनी खड़े में कई सारे टैक्स एग्जेम्पशंस आपको दिए जाते हैं, कई चीजें आपको मुहैया करवाई जाती है, रोड आपके पास बनवाए जाते हैं बड़े बड़े। तो इसका मतलब है कि आपको सुविधा मिल रही है, आपको वेलफेयर देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप हंसिए रोइए, हमारी सरकार आएगी, हम डेफिनेटली रिजर्वेशंस प्राइवेट सेक्टर में भी लेकर के आएंगे, क्योंकि जब तक वहां नहीं होगा, क्योंकि अपनी अधिकतर संस्था जो कहते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर से उसका निजीकरण किया है, तो अब वहां अफर्मेटिव एक्शंस नहीं आएंगे, तब तक समाज में बदलाव असंभव है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने इस बारिश में हमसे बात की, और तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रियंका भारती थी, इनको पहचान लिया होगा आप लोगों ने, हमेशा टीवी चैनल पे दिख जाती हैं एक आवाज़, प्रखर आवाज़ को रखते हुए। विक्रांत, देखिए बिल्कुल प्रियंका मजबूती से अपनी बात रखती हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं, और आज भी उन्होंने खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत की। प्रियंका का इसीलिए हमने शुक्रिया भी किया। और ये जेएनयू कैंपस जो कई क्रांतियों का, कई आंदोलनों का जनक रहा है, आज इसी कैंपस में प्रियंका के साथ ये बातचीत रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वतंत्र में इसी तरह के लोगों से इसी तरह की बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव, तो मैं आपका दोस्त हैदराबाद नक्की, फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।